जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 12 अप्रैल। 12 अप्रैल की हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन हमारे इतिहास में घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए फटाफट एक दो पॉइंट आज की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, देन अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो हम पॉइंट देखेंगे, भारतीय कबड्डी टीम ने प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता आज के दिन ही जीती थी, यानी कि 12 अप्रैल को ही जो हमारी भारतीय कबड्डी टीम है उसने प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता जीती थी। और कौन से ईयर में जीती थी, तो 2010 में जीती थी। दूसरा पॉइंट कवर करते हैं 1978 में। ध्यान दीजिएगा, 1978 में भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन मुंबई से पुणे के लिए रवाना हुई। ये हमने दो पॉइंट देख लिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं 1955 1955 में डॉक्टर जोनास साल्क के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1955 में डॉक्टर जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई। तो पोलियो वैक्सीन की खोज हुई कब, 1955 में। किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर जोनास साल्क के द्वारा की गई। और चौथा पॉइंट आज के बारे में हम देखते हैं, आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 12 अप्रैल को ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि सोवियत संघ के द्वारा यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में आज के ही दिन भेजा गया था। आप सभी जानते हैं यूरिन गगारिन के बारे में, हमने पहले भी पढ़ा था। यूरिन गगारिन कौन थे, यूरिन गगारिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, और साथ ही साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले भी पहले व्यक्ति थे। कौन, यूरिन गगारिन। तो ये तो हमने 3-4 पॉइंट जाने किसके बारे में, आज की हिस्ट्री के बारे में। आई होप आपने जो भी हमने आज की हिस्ट्री के बारे में जाना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फटाफट चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और अभी तक फ्रेंड्स हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए हमारे क्लास 10 में, और हम कर रहे हैं हमारी क्लास 10 की बुक को कवर। तो आई होप आपने हमारी इन सारी वीडियोज़ को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस होम साइंस की सीरीज को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आप होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में है, चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिएगा, ताकि आप भी हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकें, और जब भी वीडियोज़ अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। साथ ही साथ इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हमारी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी राय भी हमें अवश्य दिया करिए। मैंने बार बार आपको बोला है, हमेशा बोलूँगी कि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स अवश्य हमें दिया करें। तो चलते हैं, अभी तो हमने कुछ बातें कर ली आज की हिस्ट्री के बारे में, कुछ हमने देखा, कुछ अपनी सीरीज़ के बारे में हमने देखा। अब चलिए देखते हैं कि बेसिकली आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज आप सभी जानते हैं हम आज करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, और ये क्वेश्चन आंसर्स किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स ये हमने जो कल चैप्टर कंप्लीट किया था ना, घरेलू विधियों से जल कैसे शुद्ध किया जा सकता है, वो चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया कल की क्लास में, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उन्हीं की प्रैक्टिस हम करेंगे। एक बार फटाफट मैं आपको अध्याय एक नज़र के माध्यम से दिखा देती हूँ कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था। हमने शुद्ध जल किसे कहते हैं वो हमने देखा था, है जल की अवस्था कैसी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था, भौतिकी विधि क्या है वो देखा था हमने, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधियाँ, मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। कठोर जल से होने वाली हानियाँ, कठोर जल के प्रकार हैं, जल की कठोरता को दूर करने के उपाय, मृदु एवं कठोर जल में अंतर, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। आई होप आपने हमारी उन क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्लास की, आप उनको देख करके अपना जो है
एक बार रिवीजन ले सकते हैं और आप को चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप क्लास को देखेंगे, देन आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 कहता है मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। मानव जीवन के लिए अनिवार्य क्या है? ऑप्शन ए कहता है मछली, ऑप्शन बी कहता है जल, ऑप्शन सी कहता है फोन एंड ऑप्शन डी इज शरबत। फ्रेंड्स, मानव जीवन के लिए अनिवार्य क्या है? जल। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 है शुद्ध जल कौन सा होता है? ऑप्शन ए वायु रहित, ऑप्शन बी रंगहीन, ऑप्शन सी स्वादिष्ट, ऑप्शन डी नाइट्रोजन वाला। तो जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? शुद्ध जल हमारा रंगहीन होता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 है जल की अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3। तो जल की अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 कहता है गैसीय अशुद्धियां है। ऑप्शन ए घुलित, ऑप्शन बी अघुलित, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी ये सभी। तो गैसीय अशुद्धियां क्या है? घुलित। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 करता है घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। देखो क्वेश्चन आया है 2007 में। घरेलू स्तर पर आप जल को कैसे शुद्ध कर सकते हो? ऑप्शन ए है उबालना, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी और 6 पर ऑप्शन डी कहता है क्लोरीनीकरण। फ्रेंड्स, घरेलू स्तर पर जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? तो उबाल कर। इट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, ये जो हमारा आसवन विधि है और छेपड़ है, क्लोरीनीकरण है, ये कौन सी विधि है? हमने पढ़ा है ना कई सारी विधियां जल को शुद्ध करने के लिए, तो बताइए कौन सी है ये, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन 6 कहता है उपकरण से जल को शुद्ध करने वाली विधि बताइए। ऑप्शन ए है आसवन, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन सी उबालना, ऑप्शन डी ये सभी। फ्रेंड्स, उपकरण से जल को शुद्ध करने वाली विधि क्या है? आसवन। कौन सी? आसवन विधि। इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कहता है। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को कहा जाता है। ऑप्शन ए कठोर जल, ऑप्शन बी आसुत जल, ऑप्शन सी प्राकृतिक जल एंड ऑप्शन डी मृदु जल। तो आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को क्या कहा जाता है? आसुत जल कहा जाता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं जल को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑप्शन डी इज जिंक ऑक्साइड। तो जल को शुद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट का। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है पोटेशियम परमैंगनेट का जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कहता है समुद्र में, ऑप्शन बी नदी में, ऑप्शन सी बरसात के पानी में एंड ऑप्शन डी कहता है कुएं में। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ प्रयोग होता है? यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको कहाँ हम यूज़ करते हैं? तो कुएं में पोटेशियम परमैंगनेट का। और दूसरा क्या नाम है पोटेशियम परमैंगनेट को, और किस नाम से हम जानते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th कौन सा जल पीने योग्य नहीं होता? ऐसा कौन सा जल है जो पीने योग्य नहीं होता? मृदु जल, ऑप्शन बी कहता है कठोर जल, ऑप्शन सी सामान्य जल एंड ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। तो जो पीने के योग्य जल नहीं होता वो कौन सा होता? कठोर जल होता है। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं जल की कठोरता दूर की जाती है किस तरीके से? ऑप्शन ए अकॉर्डिंग सोडा डालकर, ऑप्शन बी नमक डालकर, ऑप्शन सी क्या करके चूना डालकर एंड ऑप्शन डी पाउडर डालकर। तो जल की कठोरता दूर की जा सकती है क्या करके? चूना डालकर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 1 कहता है शुद्ध जल की एक सामान्य परिभाषा बताइए। तो आप बता सकते हैं जो जल उपयोग करने पर प्राणी मात्र पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं डालता उसे शुद्ध जल कहते हैं। वही जल शुद्ध हो सकता है जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी तथा अशुद्धि ना हो। क्वेश्चन 2 है शुद्ध जल का क्या आवश्यक गुण है? हमने पढ़ा था रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, वही हमारा शुद्ध जल होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2010 और 9 में पूछा गया है। क्वेश्चन 3 है अशुद्ध जल की अशुद्धियों के 2 प्रकार बताइए। ध्यान दीजिए, अशुद्ध जल की अशुद्धियों के प्रकार बताइए। तो ऑप्शन ए है घुलित अशुद्धियाँ एंड नंबर 2 कहता है अघुलित अशुद्धियाँ। यानी कि अशुद्ध जल 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? घुलित अशुद्धियाँ
एंड अघुलित अशुद्धियां। क्वेश्चन 4 है, दूषित जल पीने से क्या हानि है? दूषित जल के प्रयोग से विभिन्न रोगों की संभावना रहती, जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया इत्यादि। क्वेश्चन 5 है, जल को शुद्ध करने की 2 विधियों के बारे में बताइए। भौतिकी विधि और यांत्रिक विधि। हमने और भी विधि पढ़ी है, आप बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन 6, अशुद्ध जल किसे कहता है? इसका प्रयोग कब किया जाता है? ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आसन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को अशुद्ध जल कहते हैं या पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। इसका प्रयोग दवाइयां बनाने, इंजेक्शन घोलने एवं औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। क्वेश्चन 7 है, निसंक्रामक पदार्थ क्या है? 2 निसंक्रामक पदार्थ के नाम लिखिए अथवा ठोस रासायनिक निसंक्रामकों के नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा, जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीवाणुनाशक पदार्थ निसंक्रामक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा तथा ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन 8 है, कठोर एवं मृदु जल में अंतर लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स तथा क्लोराइड्स व बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, जबकि मृदु जल में ये पदार्थ नहीं पाए जाते। क्वेश्चन 9 है, मृदु जल की विशेषता बताइए। यह जल हल्का होता है तथा अधिक झाग बनाता है, यह कपड़ों को अधिक टिकाऊ बनाता है। क्वेश्चन 10, मृदु जल किसे कहते हैं? वह जल जो शुद्ध व पीने योग्य होता है तथा जिसमें अनावश्यक लवणों का अभाव होता है, मृदु जल कहलाता है। क्वेश्चन 11 है, जल की कठोरता को दूर करने के उपाय लिखिए अथवा जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो आप लिख सकते हैं, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, जल की अस्थायी कठोरता। नंबर 2, जल की अस्थायी कठोरता। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय निम्न प्रकार हैं। क्या? नंबर 1, उनको जल को उबालकर। नंबर 2, चूना मिलाकर। और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय कैसे हैं? नंबर 1, कपड़े धोने के सोडे के प्रयोग द्वारा। ध्यान दीजिए, कपड़े धोने के सोडे के प्रयोग द्वारा। नंबर 2, सोडे तथा चूने द्वारा। नंबर 3, परम्यूटेड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? परम्यूटेड विधि हमने पढ़ा था, बताइए परम्यूटेड विधि है क्या? तो ये तो हो गया हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसी के साथ देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न क्या कहता है। इसको आप खुद ही देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स इसका, क्योंकि बताने जैसा कुछ नहीं है। शुद्ध जल से क्या अभिप्राय है? आप देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। मतलब इसको मैं जो आपका ये लघुत्तरीय प्रश्न आता है ना, इसको मैं बोल के क्यों नहीं कराती हूँ, क्योंकि जो हम ये बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय में करके आते हैं, आप देखना मैक्सिमम वही क्वेश्चन आपसे थोड़ा बड़े स्टेटमेंट में पूछ लेता है। तो आप उसको लिख सकते हैं। कोई अलग क्वेश्चन पूछे तो फिर हम उसको पढ़ें भी। हाँ, तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आप आंसर का भी ले सकते हैं, बट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, तभी आपको पता लगेगा कि आप जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो शुद्ध जल व अशुद्ध जल में अंतर बताइए। देखिए, अभी मैंने बोला कि मैंने क्या बोला आपको, जो हम बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय में करके आ जाते हैं ना, वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके थोड़ा बड़े में पूछ लेता है। बस शुद्ध जल भी हमने देखा, अशुद्ध जल भी पढ़ा। आप लिख सकते हैं, शुद्ध जल क्या है? शुद्ध जल स्वास्थ्यवर्धक व चमकदार होता है। अशुद्ध जल हानिकारक तथा थोड़ा गादला होता है। शुद्ध जल में किसी तरह की गैसीय अशुद्धियाँ नहीं होती। अशुद्ध जल में गैसीय अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। यह जल पीने योग्य होता है। अशुद्ध जल, इस जल का सेवन नहीं किया जा सकता। शुद्ध जल क्या है? इसे पीने से त्वचा संबंधित रोग नहीं होते हैं। अशुद्ध जल, इसे पीने से त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। अशुद्ध जल मटमैला या काला, दुर्गंध युक्त भिन्न भिन्न स्वाद का होता है। शुद्ध जल में साबुन अधिक झाग देता है और अशुद्ध जल में साबुन बहुत कम झाग देता है। जो हमने सब पढ़ा, देखिए वही सब है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर देख लिया हमने। अशुद्ध जल का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे? देखिए, लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां? किसी एक घरेलू विधि का वर्णन कीजिए, भी हमने पढ़ा भी। जल को शुद्ध करने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए अथवा घरेलू विधि से जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, एक विधि का वर्णन कीजिए। इन्होंने उबालने का कर लिया है। आप जो है कई सारी विधियां हमने पढ़ी, किसी भी विधि का आप जो है वर्णन कर सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 5 है, जल के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक उपायों का वर्णन कीजिए। आप लिख सकते हैं, आयोडीन, नीला, तूतिया या कॉपर सल्फेट पढ़ा था ना हमने। क्वेश्चन 8 है, कठोर व मृदु जल में अंतर बताइए। कितनी बार पूछा गया, कठोर जल एवं मृदु जल में
ये देखिए अंतर बताइए। तो मृदु जल कठोर जल यह वस्त्रों को टिकाऊ बनाता है, कठोर जल वस्त्रों को काटता है। सीधी सी बात है, मृदु जल में जितनी सारी अच्छाइयाँ होती हैं उतनी ही कठोर जल में उसका अभाव होता है। यह जल झाग अधिक बनाता है, यह जल झाग कम बनाता है। जो अभी देखा ना हमने, शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल, शुद्ध जल ही हमारा मृदु जल है और अशुद्ध जल ही हमारा कठोर जल है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया है आपको भ्रमित करने के लिए। क्वेश्चन 7 है, कठोर जल से क्या हानियां होती, वही बार बार रिपीट करके अगेन टू अगेन दे रहा है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं सोच रही थी थोड़ा सा इसी में हम जो है एक अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लें क्या? नहीं, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको सेपरेट ही रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर? घरेलू विधियों द्वारा जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। हमने ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। आई होप आपने अगर इस चैप्टर की सारी वीडियोस देखी होगी, अभी जो क्वेश्चन आंसर्स किया, तो इससे रिलेटेड आपके सारे ही डाउट क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। फिर भी अगर नहीं होंगे फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहती हूँ, अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए। तो देखिए हम फटाफट कितनी मतलब स्पीड से हम चल रहे हैं। हमने क्लास 6 से अपनी सीरीज स्टार्ट की थी, क्लास 6 to 9 हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम कर रहे हैं 10th भी हमारा बहुत दिन नहीं, मतलब इसी स्पीड से अगर हम पढ़ेंगे और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम बहुत जल्दी हम 10th क्लास भी कंप्लीट कर लेंगे। देन हम आ जाएंगे 11th 12th की बुक करने के बाद फ्रेंड्स फिर हमने जितना ये सब पढ़ा है ना 6 to 12th, उसका में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो कि सिर्फ बुक से आपको समझ में नहीं आएंगे, वो मैं अलग से लेके आपको समझा गया। जैसे हमने आपको बार बार बोला, अभी जो हमने इसमें 10th में हमने एक गृह गणित पढ़ा, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, मैथ थोड़ा सा लोगों को समझ में कम आता है, तो मैं उसको ना क्लास कराऊंगी 2-3 क्लास में, उसका पूरा मैं आपको सॉल्व करके क्वेश्चन उसमें मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको। वो हो गया। और ग्रसनी एवं ग्रासनली वाला जो हमारा टॉपिक था, है 2-3 टॉपिक हमारे ऐसे जो कि मुझे अलग से आपको उसको समझाने की ज़रूरत है, वो मैं कराऊंगी। बट प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ हैं। बाकी तो हमने सब कुछ मतलब बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, बट जहाँ मुझे लगता है मैंने उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर रखा है, उसको मैं आपको अलग से कराऊंगी। फिर भी ये तो मेरे अकॉर्डिंग है, जो आपको डाउट हो सकते हैं, बट आप भी अपने डाउट बताइए कि हमने अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, जितनी क्लासेस में जितने टॉपिक हमने कवर किए हैं, उनमें आपको कहाँ से किस टॉपिक में किस चैप्टर में कि नहीं है मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने पढ़ा दिया, कुछ माइंड में गया ही नहीं, आप तो एज अ टीज मतलब ऐसे ही आपने पढ़ा दिया। प्लीज़ आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या डाउट हो सकता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसने आपको मुझे समझाने की ज़रूरत है, डिटेल में आपको बुक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है फ्रेंड्स, जो कि अब आप जितना मैं समझ सकती हूँ ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको, तो ये तो हमारा एक वो है कि कनेक्टिविटी के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बोलती हूँ कि सवाल जवाब जब करेंगे हम एक दूसरे से, तभी हमें पता लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, और आप भी जो पढ़ रहे हैं, तो आप जब तक अपनी राय नहीं देंगे हैं तो मुझे कैसे पता लगेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और अपनी राय दीजिए जहाँ पे भी आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ों को डिटेल में जाने की ज़रूरत है, तो मैं और डिटेल में जाऊँगी। बट मुझे जहाँ तक लगता है मैं डिटेल में ही पढ़ाती हूँ। फिर भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको आता होगा, बट हो सकता है वो आपको ना आता हो। तो अपनी बातें तो हम ही जान सकते हैं ना। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि नहीं यहाँ पे ये डाउट है, आप ये बताइए, इस पॉइंट को समझाइए, इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में करके समझाइए। तो मैं आप पूरा प्रयास करूँगी आपके उस सारे ही डाउट लेने का जो आपको होंगे। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करेंगे तभी तो पता लगेगा ना। तो प्लीज़ फ्रेंड रिस्पॉन्स करके बताइए, और जो भी हो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर थोड़ी सी भी सीरीज़ आपको समझ में आ रही हो, ये जो हम पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में कुछ भी आपको जा रहा है, तो प्लीज़ ना लाइक किया करिए, और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी जब इस सीरीज़
को देखेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 2-4 वीडियो देखेंगे, तब उन्हें भी पता लगेगा कि हाँ, हम चीज़ें डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं। मैं बार बार अपने क्लास के एंड में बोलती हूँ कि एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। तो इसका बस एक ही मतलब है कि हमें हमेशा अपनी साथ, अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, कि हम और हमारे साथ वाले जितने भी लोग हैं, जब सब प्रोग्रेस करेंगे तभी तो हम प्रोग्रेस करेंगे ना, हैं। तो इसी भावना के साथ हमें रहना चाहिए। तो प्लीज़, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको चीज़ें समझ, आपको लगता है कि ये क्लास किसी और तक पहुंचनी चाहिए, उसको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर अवश्य किया करिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और जितना ज़्यादा हम लोग जुड़ेंगे एक दूसरे से, उतनी ज़्यादा ही हमारे अंदर एनर्जी आएगी, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और हमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और ये पढ़ाई बोरिंग नहीं, फिर वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो चलिए, आज थोड़ी बातें कर ली मैंने, क्या करूँ, मेरा भी आप लोगों से बहुत बातें करने का मन करता है, कभी कभी कुछ होता है तो, बट कोई नहीं। आज की क्लास तो हो गई। अभी आज शाम की क्लास में हम क्लास 10th का अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या होगा वो आपको शाम की ही क्लास से पता लगेगा। आप सभी को पता है, हमारी सुबह और शाम 2 टाइम क्लास होती है। मॉर्निंग में 9 बजे हम करते हैं और शाम को 7 बजे, ये हमारी क्लास का टाइम है। आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग टाइम क्या होना चाहिए क्लास का? मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही रहता है कि शाम को भी हम जो है, ज़्यादातर हम लोग तो घर के मतलब ज़्यादातर क्लास लड़कियां ही देखती हैं, तो 9 बजे तक तो शायद मैक्सिमम लोग फ्री हो जाते हैं, और शाम को भी 7 बजे के बाद मेरे अकॉर्डिंग तो ये टाइम सही है। बट आप बताइए, अगर आप अपनी राय दीजिए कि किस टाइम हमें ये क्लास करनी चाहिए, तो आप बताइए, हम टाइम भी चेंज कर सकते हैं। बट कोई नहीं, चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।